हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी डिकोडर। आई एम वेदिका एंड आज है हमारा वीकली मेंस डिस्कशन सीरीज। टॉपिक हमने पिक किया है आज के लिए 4 लेबर कोड्स, जिनको कि विद दिस डेट इफेक्टिव कर दिया गया है। तो हम प्रोसीड कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, हम पहले ओवरव्यू लेंगे ये कोड्स हैं क्या, ठीक है, और चेंजेस इसमें क्या क्या किए गए हैं एंड प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। देन आएंगे अपने एनालिटिकल पार्ट पर। तो 4 कोड्स कौन कौन से हैं आपकी स्क्रीन पर देखो। कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 एंड लास्टली ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड 2020। दे हैव रिप्लेस्ड एग्जिस्टिंग 29 सेंट्रल लेबर लॉज। शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। नीड ऑफ दीज लेबर लॉज, जो नए लेबर लॉज को लाया गया, इनको इफेक्टिव किया गया, इसकी ज़रूरत क्या थी। तो ओल्डर लेबर लॉज जो थे वो बेसिकली प्री डिजिटल एरा के थे। फर्स्ट पॉइंट हमारा है। सेकंड है प्री गिग इकोनॉमी। ये जो गिग इकोनॉमी है ना, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में, अभी समझ लो इतना। जो ओल्डर लॉज थे वो प्रेजेंट एरा के चेंजेस के लिए कंपैटिबल नहीं थे। क्यों? डिजिटल एरा के पहले के थे एंड प्री गिग इकोनॉमी। देखो, टू मेनी, बहुत सारे थे, जिससे कि कॉम्प्लेक्सिटीज जो थी वो इंक्रीज कर जाती थी। इनको कंप्लाई करने में, इनको समझने में दिक्कत आती थी। अल्टीमेटली कह सकते हैं ये बेसिकली आउटडेटेड हो चुके थे। अब देखो, जो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर थी ना कि नो यूनिफॉर्म सोशल सिक्योरिटी। जो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कर्स होते हैं उनके लिए यूनिफॉर्म लेवल पर कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। फिर इससे होता क्या था, डिस्करेज हायरिंग। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये लॉज नंबर में इतने ज़्यादा थे, इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे, इसको समझना मुश्किल होता था। इसलिए जो कंपनीज होती थी वो डायरेक्ट राउट से, मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से लेबर को हायर करना नहीं चाहती थी। अल्टीमेटली वो रास्ता अपनाती थी इनफॉर्मल लेबरर्स का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कहता है जो न्यू लॉज आए हैं वो इन्हांस करेंगे, इंक्रीज करेंगे वर्कर्स वेलफेयर को। अल्टीमेटली ये फाउंडेशन रखेंगे, नींव रखेंगे किस चीज़ की, रिजिलियंट इंडस्ट्रीज एंड वर्कफोर्स। इसको देखो, हमको रिलेट करना है अल्टीमेटली आत्मनिर्भर भारत से, क्योंकि हम इसको डिस्कस करेंगे ब्रॉडली कि जितने भी चेंजेस हुए हैं अभी रिसेंटली, वो आरबीआई के द्वारा हो, गवर्नमेंट के द्वारा, किसी के द्वारा भी हो, उसका अल्टीमेट गोल है कि हमें सेल्फ रिलायंट बनना है। समझेंगे इन चीज़ों को हम। लास्टली कहता है फ्रैगमेंटेड रूल्स। इसका मतलब क्या है, आप जानते हो कि जो लेबर लॉज हैं किसके पार्ट है, किसके सब्जेक्ट थे, कंकरेंट लिस्ट के। तो जो डिफरेंट स्टेट्स थी वो धीरे धीरे रिफॉर्म करना स्टार्ट कर चुकी थी, जिससे क्या होता था, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टाइप के लॉज होते थे। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग, फ्रैगमेंटेड रूल्स के रिगार्डिंग, कि इन्वेस्टर्स हैं उनको कन्फ्यूजन होता था, इस स्टेट में चीज़ें ऐसी हैं, यहाँ पर ऐसी हैं। सेकेंड है माइग्रेंट वर्कर्स। रिगार्डिंग माइग्रेंट वर्कर्स, जो प्रवासी मजदूर होते हैं, उनके लिए दिक्कत क्या हो जाती थी, लैक ऑफ पोर्टेबल बेनिफिट्स। सिंपली इसका मतलब है प्रोटेक्शन अवेलेबल इन वन स्टेट वाज नॉट अवेलेबल टू अदर स्टेट। अल्टीमेटली इसका प्रभाव कहाँ पड़ता था, हमारे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी के ऊपर। हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये, तो सिंपली प्रीलिम्स के लिए करंट इवेंट्स के रिगार्डिंग। अगर मेंस की बात करते हैं तो जब बात आएगी प्लानिंग की, रिसोर्सेज की, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, क्वेश्चन पूछता है इस चीज़ से, आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर, एक केस स्टडी के तौर पर लिख सकते हो। तो इस लेक्चर को समझते समय, इस आर्टिकल को पढ़ते समय हमें ध्यान क्या क्या रखना है, देखो। तो बेसिक सी बातें हैं। पहला, लेबर कोड्स क्या हैं, उनके बेसिक फीचर्स क्या हैं। फिर पर्पस देखा हमने। फिर कुछ टर्म्स देख लेते हैं। नेशनल फ्लोर वेज क्या होता है, गिग वर्कर्स क्या होते हैं, इन सभी रिफॉर्म्स का प्रभाव विमेन पर क्या पड़ेगा। फिर कंसर्न्स क्या हैं। तो इस पूरे रिफॉर्म के भीतर जहाँ तक हमें समझ में आया है, 2 बातों पर ध्यान दिया गया। पहला है जो गिग वर्कर्स हैं उनके ऊपर, दूसरा है जो विमेन हैं उनके पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया जाए, इसका ध्यान रखा गया है। और इसके पर्पस की बात की जाए, सिंपल 2 लाइन में। पहला है स्ट्रेंथेन द वर्कर प्रोटेक्शन, दूसरा हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंप्लायंस। शुरू करते हैं लेबर लॉज से। पहला कहता है कोड ऑन वेजेस 2019। आपको ध्यान रखना है फर्स्ट चीज यहाँ पर कि प्रीलिम से पूछ सकता है कि जिन 4 लॉज को इस कोड ने रिप्लेस किया है वो सभी क्या है, इंडिपेंडेंस से पहले के हैं। बट नहीं, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो है 1936 का, वही क्या है, प्री इंडिपेंडेंस है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स क्या हैं इसके रिगार्डिंग कोड ऑफ वेजेस 2019। फर्स्ट देखिएगा, यूनिवर्सल मिनिमम वेज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एक लीगल राइट देता है ये रिगार्डिंग मिनिमम वेज। किसको देता है, हर प्रकार के एम्प्लॉयज़ को, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करते हो, फॉर्मल सेक्टर से बिलोंग करते हो, दोनों के लिए है। नेक्स्ट कहता है फ्लोर वेज। तो हमें ध्यान रखना है डिफरेंस क्या होता है मिनिमम वेज में एंड फ्लोर वेज में। देखते हैं पहले फ्लोर वेज क्या होता है। तो फ्लोर वेज के लिए कहता है सेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार है एक सर्टेन लिमिट तय करेगी कि इससे नीचे जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वेज फिक्स नहीं कर सकती हैं। ये हमारा फ्लोर वेज हो गया। अब बात करते हैं मिनिमम वेजेस की। एक स्पेसिफाइड जॉब कैटेगरी में, जैसे जॉब बहुत प्रकार के होते हैं, उसमें एक सर्टेन लिमिट से नीचे पैसा नहीं दिया जाएगा आपको, इसको बोलते हैं मिनिमम वेज।
और फ्लोर वेज क्या हो गया, हर प्रकार के जॉब के लिए इस सीलिंग के नीचे वेजेस नहीं दी जाएंगी। वेज को फिक्स करने का आधार क्या है, पहला कहता है स्किल लेवल, आप कितने स्किल्ड हो, काम कैसा कर रहे हो आप, फिर है एरियाज, आप कहाँ पर काम करते हो, फिर कंडीशंस कैसे हैं, हजार्डस है, टेम्परेचर कैसा है, ठीक है। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जेंडर इक्वलिटी इन एम्प्लॉयमेंट। बात करते हैं हम जेंडर की इक्वलिटी की, तो एम्प्लॉयर्स जो हैं शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे जेंडर के बेसिस पर। फोकस कहाँ पर है यहाँ पर, ट्रांसजेंडर की आइडेंटिटी के ऊपर, ठीक है। फिर सिमिलर वर्क के लिए आप जेंडर के बेसिस पर वेजेस में, कंडीशंस में आप बायसनेस नहीं दिखाओगे। नेक्स्ट कंपोनेंट है ओवर टाइम कॉम्पनसेशन। इसमें कहा गया है कि एटलीस्ट ट्वाइस द नॉर्मल रेट फॉर एनी वर्क। कहता है रेगुलर वर्किंग आवर्स के अलावा आप कुछ काम करवाते हो अपने एम्प्लॉयज से, आपको एटलीस्ट ट्वाइस देना पड़ेगा नॉर्मल पे डे का, ठीक है। फिर देखो एक दिया गया है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, फर्स्ट टाइम नॉन इम्प्रिजनेबल ऑफेंसेस कुछ होते हैं, अगर उसको कंपाउंड कर सकते हैं हम, उसको कंपनसेट कर सकते हैं बाय पेइंग अ पेनाल्टी। तो अल्टीमेटली अगर हम कोड ऑन वेजेस की बात करते हैं, इस वाले कोड की, यहाँ पर फोकस किया गया है 2 पॉइंट्स के ऊपर। पहला है एक्सप्लॉयटेशन, आप वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते हो। सेकेंड बात है टू इंक्रीज द परचेजिंग पावर ऑफ पीपल। फर्स्ट हमने क्या देखा, एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना। सेकेंड है इंक्रीज द परचेजिंग पावर ऑफ पीपल, क्योंकि आप जानते हो हमारे देश में क्या है, 2 पॉइंट्स देखो। फर्स्ट, हमारा कंट्री कैसा है, कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, यहाँ पर चेंजेस मैक्सिमम कहाँ से आते हैं, डोमेस्टिक कंजम्पशन के भीतर। सेकेंड पॉइंट क्या है, जो मेजॉरिटी चंक है पॉपुलेशन का, वो कैसे काम करता है, इन कंपनीज के भीतर स्मॉल पोस्ट पर। तो उनको अगर आप, जैसे जो कैजुअल वर्कर्स हैं, इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, आप उनको एक सिक्योरिटी प्रदान करते हो, इंश्योर करते हो आपको इतना पैसा तो मिलेगा ही, तो उनका तो स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड जो है इंक्रीज करेगी। और कह सकते हैं कुछ हद तक कि शॉर्ट रन में नहीं, शॉर्ट रन की बात नहीं हो रही, लॉन्ग रन की बात करें तो ये हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, इसकी अगर बात करें, इसने जिन एक्ट्स को रिप्लेस किया है, तीनों ही क्या है, इंडिपेंडेंस से पहले के एक्ट से। ध्यान देना इन पॉइंट्स के ऊपर। तो पहला है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, दूसरा है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट्स एक्ट 1946 एंड थर्ड है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। तीनों ही कैसे हैं, प्री इंडिपेंडेंस के एक्ट से, पूछ सकता है एग्जाम में। तो इस इंडस्ट्रियल कोड के इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं। पहला है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, FTE, इसकी चर्चा यहाँ पर करी गई है। यहाँ पर डायरेक्ट टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट्स, फुल पैरिटी इन वेजेस एंड बेनिफिट्स, ठीक है, ग्रेचुइटी एलिजिबिलिटी आफ्टर 1 ईयर। यहाँ पर देखो कोशिश करी गई है जो परमानेंट वर्कर्स होते हैं ना, उनके पार में आप देखो, जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं, आप उनसे काम तो सेम करवाते हो बट पैसा कम देते हो। तो फोकस यहाँ पर किया गया है उनको एक लेवल पर लाया जाए जिससे कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में कैसा हो, एक डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो। मतलब जो बीच की एजेंसीज होती हैं, अच्छा खासा मार्जिन खा जाती हैं, उसको रिड्यूस करना है, उसको हटाना है, ताकि जो हमारा कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो हमारा है, वो घटे। देखो हम जब बात करते हैं बेनिफिट्स की, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स की, हम जब देंगे वर्कर्स को, तो देखो अब ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों पर। जो कंपनीज हैं, पहले उनको आदत थी कम पैसे में काम करवाने की, अब उनको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट बेनिफिट्स देने पड़ेंगे। इससे उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट तो बढ़ेगा, ठीक है, अब समझ रहे हो इन चीज़ों को। बट अगर हम जो बिचौलिए हमारे होते हैं, जो मिड की एजेंसीज होती हैं, उनको हम रिमूव कर देते हैं, एग्जाम्पल समझ रहे हैं हम, उनको हटा देते हैं, तो हो सकता है जो हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ रहा है इनफॉर्मल वर्कर्स को फॉर्मल बनाने के लिए, वो कॉस्ट हमारा कंपनसेट हो जाए इन एजेंसीज के हटने से। नेक्स्ट देखिए, कहता है रीस्किलिंग फंड, इसमें चर्चा की गई है। एक फंड बनेगा जिसमें कि जो एम्प्लॉयर है, अगर किसी एम्प्लॉय को निकाल देता है जॉब से, रिट्रेंच कर देता है, तो उसके 15 डेज वेज का इक्विवेलेंट अमाउंट उसको इस फंड में जमा करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, जिसको उसने निकाला है उसको रीस्किल करने में हेल्प होगी, मदद होगी, एंड नया जॉब खोजने में उसको हेल्प हो जाएगी। और जो पैसा जमा होगा उस फंड में, वो 45 डेज के भीतर भीतर उस एम्प्लॉई के, उस वर्कर के अकाउंट में जमा हो जाना चाहिए। यहाँ देखिए कहता है कि नोटिस फॉर स्ट्राइक लॉकआउट्स, अगर आपको स्ट्राइक करना, धरना देना है, तो मैंडेटरी 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो देखो नोटिस दिया हमने, तो हो सकता है स्ट्राइक करने की जरूरत ही ना पड़े, कुछ कोई निष्कर्ष निकल जाए उस चीज़ का। नेक्स्ट देखिए एक्सपेंडेड डेफिनेशन ऑफ स्ट्राइक, अगर हड़ताल की बात करते हैं, उसमें भी मास कैजुअल लीव को स्ट्राइक के डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, एक पीसफुल तरीके से वो स्ट्राइक ही करना है, तो हल्ला हंगामा क्या करना है, आप लीव ले लो सिंपली, उसका मतलब होगा कि आप स्ट्राइक पे हो, आपको डिसएग्रीमेंट है कोई बात पर। नेक्स्ट कहता है ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज की बात करें, इसमें किसी प्रकार का एम्प्लॉय एक्टिविटी अगर हो रहा है
उसको इंडस्ट्री में काउंट करेंगे रिगार्डलेस ऑफ कैपिटल, रिगार्डलेस ऑफ योर प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कंक्लूजन के तौर पर इस इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के थ्रू ये स्थापित करने की कोशिश की गई है जो वर्क हमारा है स्मूथली चलता रहे। आपको हड़ताल करना है, कुछ दिक्कत है अगर, तो ऐसी कोशिश की जाए कि बात वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। एंड वन मोर थिंग, जब बात करते हैं विमेन की, हमने फर्स्ट में क्या देखा था अभी वेजेस कोड 2019, उसमें बात करी गई थी कि जेंडर के आधार पर आप बायसनेस नहीं कर सकते हो सैलरी के रिगार्डिंग, लोकेशन के रिगार्डिंग। फिर यहाँ पर देखो, अगर इसकी बात करते हैं, एक स्टेटमेंट दिया गया है कि इट इंश्योर्स प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन ग्रीवांस कमिटीज। अगर जेंडर सेंसिटिव कोई मैटर है, कोई कमिटी बन रही है इसके रिगार्डिंग, तो प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा फोकस क्या है, इस कोड के ऊपर फोकस क्या है, हमारा जो काम है, वर्किंग है, स्मूथ हो जाए और जो डिस्प्यूट्स हो कम से कम अराइज हो और हमारा जो सोल्यूशन है वो बातचीत से निकल जाए। बट अगर बात करते हैं इकोनॉमी के टर्म्स में, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर मेंस में आपके लिए कि एक हमने पढ़ा था स्टेटमेंट पहले कि इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग गवर्नमेंट प्रयास बहुत कर रही है बट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा कारण क्या है इस चीज़ का, यहाँ पे वेगनेस। अभी तो चलो नया लॉज आ गया है, ठीक है, इससे पहले क्या था, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, उनको लगता था कि हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर दें, बट यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो इसको अल्टीमेटली कंक्लूड कर सकते हैं हम, बाय दिस लॉ, बाय दिस कोड क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल हार्मनी का एक सिचुएशन बन रहा है, मतलब एक अच्छा पीसफुल माहौल बन रहा है। अल्टीमेटली ईज करेगा, आसान करेगा बिजनेस को, जिससे कि अल्टीमेटली हमारा प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो वो इंक्रीज करेगा। बिकॉज किसी भी कारण से अगर प्रोडक्शन हमारा रुक जाता है, काम रुक जाता है, सबसे बड़ा नुकसान किसको होता है, इन्वेस्टर्स को। तो वैसा माहौल बनने ही नहीं देना है। कोई दिक्कत वर्कर्स को है, आप कमेटी बनाओ उनके लिए, आप बातचीत करो उनसे। सबसे देखो बड़ा पॉइंट यहाँ पर क्या है इसके रिगार्डिंग, हायर थ्रेशोल्ड डे ऑफ रिट्रेंचमेंट क्लोजर लिमिट। यहाँ पर क्या है, अप्रूवल लिमिट रेज कर दिया गया इसको 100 से 300 वर्कर्स के लिए। सिंपल सा इसका मतलब है, पहले क्या था, पहले 100 वर्कर्स आपके पास हैं, अगर आपको कंपनी को बंद करना है, रिट्रेंच करना है, ले ऑफ करना है, आपको गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए होता था। अभी क्या है, इसको इंक्रीज कर दिया गया है 300 वर्कर्स के ऊपर, जिससे कि एम्प्लॉयर्स की फ्लेक्सिबिलिटी, उनका इंडिपेंडेंस इंक्रीज करता है। अल्टीमेटली बात क्या है, टू बूस्ट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो जब इन्वेस्टर्स को पता होता है कि हमारी कंपनी है, उसको कोई नया ब्रांच हम खोल रहे हैं, कुछ नया ओपन कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंस हमारे पास रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास रहेगी, ज्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। तो ये बूस्ट करता है, अट्रैक्ट करता है उनको। नेक्स्ट देखिए, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, ये सब्ज्यूम करता है अपने आप में 9 लेबर एक्ट्स को, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे किस प्रकार से जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं उनको सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया गया है। फर्स्ट देखिएगा, कहता है एक्सपैंडेड ESIC एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कवरेज, इसको उसने एक्सपैंड किया है। कैसे किया है, तो अब ये अप्लाई करता है पैन इंडिया में, ठीक है। इसने नोटिफाइड एरियाज के क्लॉज को हटा दिया है। और एक बात कही गई है, इस्टेब्लिशमेंट विद फ्यूअर देन 10 एम्प्लॉइज, जहाँ पर 10 से कम एम्प्लॉइज काम करते हैं उसको वॉलंटरीली ऑप्ट करना है, कोई प्रेशर नहीं है उस पर। व्हाट इज ESIC, एक सोशल सिक्योरिटी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है, ठीक है। तो पहले क्या था यहाँ पर कि जहाँ पर जिस एरियाज को सरकार ने नोटिफाई कर रखा है वहीं पर ही इम्प्लीमेंट हो पाएगा। अब क्या है, हमें एरिया से मतलब नहीं है, ज्योग्राफी से मतलब नहीं है। अब क्या कहा है, देखो यहाँ पर कि आपका स्ट्रेंथ कितना है, कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं आपके यहाँ। तो आपकी कंपनी में अगर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो उसके अंडर आप ऑलरेडी कवर्ड हो, आपको इससे कवरेज मिलेगा। अगर 10 से कम एम्प्लॉयज़ हैं, आपको वॉलंटरीली ऑप्ट करना है, नहीं करना है, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट क्लॉज कहता है टाइम बाउंड EPF की बात करते हैं तो 5 साल का लिमिट हैज़ बीन सेट फॉर इनिशिएटिंग EPF इंक्वायरीज, और प्रोसीडिंग को कंप्लीट करने के लिए कहता है 2 साल के भीतर कर लेना है। कोई इंक्वायरी आपके पास आती है अगर, उसको 2 साल के भीतर हमें उसका रिजल्ट बता देना है। देखो एक क्लॉज दिया गया है, इंक्लूजन ऑफ गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, इसको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से नेक्स्ट स्लाइड में। अभी बस इतना जान लो कि यहाँ पे वर्कर के डेफिनेशन में ना गिग वर्कर्स को, एग्रीगेटर वगैरह को, सबको ऐड कर लिया गया है। जो इनफॉर्मल ग्रुप थे उनको भी सोशल सिक्योरिटी कवरेज में लाया गया है। नेक्स्ट कहता है एक्सपेंडेड द डेफिनेशन ऑफ डिपेंडेंट्स। अगर बात करते हैं मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स की, वो भी अब कवरेज के अंदर आएंगे, सिक्योरिटी बेनिफिट्स में आएंगे। अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं, फीमेल वर्कर्स की बात करते हैं, तो डिपेंडेंट पेरेंट्स इन लॉज को भी इंक्लूड कर सकते हो आप। नेक्स्ट कहता है कि अगर घर से काम करते हुए जा रहा है कोई, या फिर काम करने से घर लौट रहा है, इस बीच में कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना हो जाती है, वो भी सिक्योरिटी में कवर्ड होगा। फिर ग्रेचुइटी की बात करते हैं तो पहले क्या था, आप अगर 5 साल तक काम करते हो ना तब मिलेगी आपको। अभी क्या है,
1 ईयर के बाद ही आप ग्रेचुइटी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। ग्रेचुइटी बेसिकली एक जेस्चर होता है, आपके सर्विसेज को अप्रिशिएट किया जाता है। तो पहले क्या था, आपको 5 साल कंटिन्यूअस काम करना पड़ेगा इसके लिए, अब क्या है 1 ईयर के भीतर आप एलिजिबल हो जाते हो। नेक्स्ट कहता है, देखो इसमें सिंपल सी बात है यहाँ पे, अगर कोई लॉसूट फाइल करना है, कोई लीगल प्रक्रिया को शुरू करना है तो 30 दिन का नोटिस मैंडेटरी होगा। अब देखते हैं डिटेल हम गिग वर्कर्स क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स क्या होते हैं, एग्रीगेटर्स क्या होते हैं। जब हम बात करते हैं कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी की, तो ये इन सभी को एक सिक्योरिटी के बेनिफिट में लाता है, मतलब इनको फॉर्मली एक्सेप्ट करता है। यहाँ देखिएगा एग्जाम्पल देता है इनका, जैसे कि अमेजोन वर्कर्स हो गए, ड्राइवर्स हैं, स्विगी वर्कर्स हैं। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि क्या इन वर्कर्स को डिफाइन कहीं किया गया है हमारे भारत में किसी लॉ में, इन गिग वर्कर्स को, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को डिफाइन कहीं किया गया है क्या? तो यस, इसका आंसर होगा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। इस कोड के भीतर गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, एग्रीगेटर्स, इन तीनों को डिफाइन किया गया है। इनके प्रकार क्या होते हैं, फोकस करिएगा इस वाले पैराग्राफ पर। कहता है गिग वर्कर क्या है, ए पर्सन हु परफॉर्म्स वर्क आउटसाइड द ट्रेडिशनल कन्वेंशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। जो हम जानते हैं कि एक ऑफिस है, वहाँ हम गए, काम किए, घर आए, तो ट्रेडिशनल ढर्रा जो है उससे हट करके ही काम करते हैं। इसी का सबसेट एक होता है, एक सब टाइप होता है प्लेटफॉर्म वर्कर्स का। इसका मतलब होता है कि वैसे पीपल जो ऑब्वियसली ट्रेडिशनल तरीके से बाहर, ट्रेडिशनल तरीके के बाहर से काम करते हैं, बट तो ये काम कैसे करते हैं, बेसिकली एप्स के थ्रू, ऑनलाइन एप्स के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू। एग्जाम्पल लेता है कि कोई डिलीवरी पार्टनर है अमेजोन का, स्विगी का, वो प्लेटफॉर्म वर्कर के दायरे में आ जाएगा। थर्ड कहता है एग्रीगेटर, जैसे कि डिजिटल इंटरमीडियरी या मार्केट प्लेस, जैसे कि अमेजोन कंपनी है हमारी, फ्लिपकार्ट है, वो क्या करता है, वो सामान सेल करता है, खरीदते हो, आपके पास लेके आता है डिलीवरी गाय। तो ये बेसिकली काम करते हैं इंटरमीडियरी का, इनको बोलते हैं एग्रीगेटर्स। तो सबसे बड़ा ग्रुप क्या है, गिग वर्कर्स का। इसका टाइप हो गया प्लेटफॉर्म वर्कर्स, इसी में आते हैं एग्रीगेटर्स। तो बेसिक डिफरेंस क्या हो जाता है बिटवीन गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो गिग वर्कर्स का मतलब होता है एक ब्रॉड दायरा, आप शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हो, कम पैसे पर काम कर रहे हो, बट आप कन्वेंशनल तरीका जो है ऑफिस जाना आना उसके बाहर हो। एग्जाम्पल जैसे कि कोई मजदूर है, कोई लेबरर है, आपने उसको बुलाया अपने घर पर काम करने के लिए 2 दिन के लिए, कैसे बुलाओगे, किसी के थ्रू, किसी आदमी के थ्रू। बट प्लेटफॉर्म वर्कर्स की बात करते हैं, वहां पर स्पेशली एक फीचर है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का, मतलब एप्स हो गया, वेबसाइट्स हो गया। तो गिग वर्कर्स के रिगार्डिंग 2 चीजें पढ़नी पड़ेंगी आपको, सोशल सिक्योरिटी फंड, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, सोशल सिक्योरिटी फंड एंड नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। देखो, तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बताता है आपको एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाना है गिग वर्कर्स के लिए, टू एडवाइज द सेंटर ऑन फ्रेमिंग एंड मॉनिटरिंग स्कीम्स। आप क्या करोगे, बोर्ड बनाओगे, वो बोर्ड क्या करेगी, एडवाइस करेगी केंद्र सरकार को किस प्रकार से इनके रिगार्डिंग स्कीम्स को बना सकते हैं, इनके इंप्रूवमेंट के लिए और क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सोशल सिक्योरिटी फंड। सोशल सिक्योरिटी फंड में कहता है ये कंट्रीब्यूट फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट एंड CSR, आप जानते हो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे पैसा कहाँ से आएगा इस फंड में, केंद्र सरकार देगी, स्टेट गवर्नमेंट देगी एंड CSR से आएगा। एंड हमने जो पढ़ा था ऊपर कि सर्टेन केसेस में क्या होगा, आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, आपको फाइन लेके छोड़ दिया जाएगा। वो फाइन कहाँ जमा होगा, इसी फंड के भीतर। इस फंड से होगा क्या, तो हम गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को, वेलफेयर स्कीम्स को लेकर के आएंगे, पैसा वहाँ पे खर्च होगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि हम अगर फॉर्मलाइज करते हैं, इनफॉर्मल वर्कर्स को हेल्प करते हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स में लाते हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा, इस पर सोचना है आपको। क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि सबसे बड़ा फीचर क्या है इस पूरे लेबर लॉज का, इनको भी एक देखो नाम दिया गया है, एक सर्टेन वर्कर माना गया है। ये वर्कर्स भी अब नेशनल स्कीम्स का हिस्सा होंगे, तो इससे हमारे इकोनॉमी पर ब्रॉडली क्या असर पड़ेगा। तो देखो एक छोटा सा हिंट आपको समझ लो कि इन वर्कर्स को इंक्लूड करने का मतलब है हमने एक्सेप्ट किया है जो हमारे अर्थव्यवस्था में चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो कन्वेंशनल चलता आ रहा है, जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है वही सही हो। तो अभी का समय कैसा है, डिजिटल समय है, तो इन वर्कर्स को हम इनकरेज कर रहे हैं, इनको बेनिफिट्स दे रहे हैं जिससे कि इनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। सेकंड क्या है कि अल्टीमेटली देखो हमको हेल्प करेगा एक ब्रॉड कंज्यूमर बेस तैयार करने में। सेकंड हो जाएगा डिजिटल इंक्लूजन, मतलब हमने देखो हम चर्चा करते हैं डिजिटल इकोनॉमी की, तो अगर हम इस टाइप के वर्क्स को फॉर्मलाइज कर लेते हैं, नेशनल लेवल पर जोड़ देते हैं एक दूसरे से, तो ये बहुत बड़ा सूचक है इस चीज़ का कि हम एक्चुअल में इनिशिएट कर रहे हैं टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन। तो डिजिटल इंडिया बोलने से नहीं होता है। आपने अभी तक क्या कर रखा था, इन ऐसे वर्कर्स को जो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू काम करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं, आपने इसको इंक्लूड नहीं किया हुआ था। तो
डिजिटल भारत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारे पास मोबाइल ऐप्स हो जाएं, हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं यूपीआई से, नहीं। इसका मतलब है इस सेक्टर को फॉर्मली आप रिकॉग्नाइज करो, इसको स्वीकार करो। इस सेक्टर में क्या है, मतलब मौका बहुत सारा है, जॉब्स बहुत सारे हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लोग यहाँ पर वर्क करने से घबराते थे। अभी क्या है, हमने इसको इंक्लूड कर लिया है, फॉर्मलाइज कर लिया है। यहाँ देखो एक स्टेटमेंट है, एक डिफिनेशन है रिगार्डिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये डिफाइन करता है गिग इकोनॉमी को कि इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ लेबर फॉर मनी। सिंपल सा मतलब है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम व्हाट इज गिग इकोनॉमी, तो जहां पर एक्सचेंज हो रहा है लेबर का पैसे के बदले में, फिर वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऑन शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, ऑन पेमेंट बाय टास्क बेसिस। यहाँ पर कोई लंबा आपका ऑब्लिगेशन नहीं होता है, आप काम करो पैसा मिलेगा। अब यहाँ देखो कुछ स्कीम्स आप देख लेना अपने प्रीलिम्स के लिए, सुरक्षा बीमा योजना, श्रम योगी मानधन योजना, आयुष्मान भारत जय योजना। ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्कीम्स हैं, ये इन वर्कर्स को इसमें इंक्लूड करती हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। यहाँ पर देखो ये सब्ज्यूम करता है 13 लेबर एक्ट्स को। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला है फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप्स फॉर एम्प्लॉयज की बात करते हैं। बेसिकली आपको मैंडेटरली एनुअल चेकअप उनका करना है साल में एटलीस्ट एक बार, फिर उनको फॉर्मलाइज करना है। आप उनको हायर करते हो वर्कर्स को, जॉब लेटर दोगे, उनको सैलरी स्लिप दोगे आप। एक देखिए कहता है विमेन के रिगार्डिंग यहाँ पर क्या क्लॉज बनता है हमारा, तो विमेन कैन वर्क इन ऑल टाइप्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग नाइट आवर, जैसे कि 6 बजे मॉर्निंग से पहले 7 बजे शाम के बाद वो काम कर सकती हैं, बट विद म्यूचुअल कंसेंट। तो जो विमेन वर्कर्स हैं उनका कंसेंट यहाँ पर मैंडेटरी है, बट वो रात में भी काम कर सकती है किसी प्रकार के इंडस्ट्री में। नेक्स्ट कहता है नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। तो एक नेशनल डेटाबेस बनेगा जो कि बताएगा कितने मतलब कि वर्कर्स जो हैं वो किस प्रकार का जॉब कर सकते हैं, उनके स्किल्स क्या क्या हैं, किसी भी स्कीम में उनको बेनिफिट्स क्या मिल सकते हैं। इसमें इंक्लूड होंगे माइग्रेंट वर्कर्स भी। तो मेंस के लिए अगर पूछता है बेसिक फीचर्स क्या है इन लॉज के, तो देखिए पहला है कि अलाइन लेबर लॉज विद करेंट इकोनॉमिक सिनेरियो बाय मॉडर्नाइजिंग रेगुलेशंस। हमने क्या बोला था अभी, जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, एग्रीगेटर्स हैं, आपने उनको भी इसमें इंक्लूड किया है, आप एक्सेप्ट कर लो चेंजेस को, तो ये बताता है कि हम मॉडर्नाइज करते हैं और करेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम चेंज कर रहे हैं। सेकंड कहता है इंश्योर्स सेफ्टी हेल्थ सिक्योरिटी ऑफ एवरी वर्कर। सेकंड फीचर क्या है, डिफरेंट माध्यम से हम क्या करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए, इसका ध्यान रखते हैं। फिर इन्हांसेस अपॉर्चुनिटीज, किस प्रकार से हमने जो प्रोसीजर्स है उसको सिंप्लीफाई कर दिया है। जो एम्प्लॉयर्स है, कंपनीज हैं, उनको कुछ हद तक छूट दे रखी है रिट्रेंच करने के लिए, ले ऑफ करने के लिए। अब देखो फिर कहता है ईजियर कंप्लायंस, चूंकि हमने उनको डीकोड कर दिया है 4 लॉज के भीतर में, तो लॉज कम हो चुके हैं, कम्प्लेक्सिटीज कम हो चुकी हैं। नेक्स्ट कहता है इनकरेजेस द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पर एक बात कही गई थी, जो अटेंडेंस वगैरह होता है, कुछ भी चीज़ें हैं, रजिस्ट्रेशन है, वो सभी ऑनलाइन तरीके से करी जाएंगी। अब देखो फिर स्ट्रेंथेन करता है अल्टीमेटली ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटिंग को, एंड अचीव करता है सिंप्लीफिकेशन, हार्मोनाइजेशन, रैशनलाइजेशन। तो मेंस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हमारे संविधान में कौन से ऐसे आर्टिकल्स दिए गए हैं जो कि रिलेटेड है इन लॉज से, मतलब लेबर लॉज की बात करें, लेबरर्स की बात करें, वर्कर्स की बात करते हैं, संविधान में कैसे इनको सुरक्षा प्रदान करी गई। पहला हो जाएगा देखो आर्टिकल 19(1)(c). आर्टिकल 19(1)(c) ये बताता है राइट टू फॉर्म यूनियंस, ठीक है। कैसे आया था, 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 पूछ सकता है एग्जाम में। देखो ये सभी अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। सेकंड है आर्टिकल 23, अब जानते हो फोर्स लेबर नहीं चाहिए, नहीं करना है। आर्टिकल 24 नो चाइल्ड लेबर। फिर आर्टिकल 38 क्लॉज 1 की बात करते हैं, स्टेट शुड प्रमोट वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। तो आर्टिकल 38(1), 23, 24 और 19(1)(c). 19(1)(c) कैसे आया था, 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। अब बात करते हैं 43A की। यहाँ पर कहा गया है कि वर्कर के पार्टिसिपेशन को इन्हांस करना है, कहाँ पर, इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में, उसके वर्किंग में, ठीक है। ये कहाँ से आता है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। आर्टिकल 38 क्लॉज 2 देखो, तो ये इंक्लूड किया जाता है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से, ये टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। तो 97th अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट। तो लेबर लॉज के रिगार्डिंग, लेबर के इंप्रूवमेंट के रिगार्डिंग कितने अमेंडमेंट्स हमने पढ़े, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 97th अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट। एक देखो चार्ट दिया गया है कि लेबर रिफॉर्म से पहले सिचुएशन क्या थी, अभी क्या है। तो पहले क्या था, मैंडेटरी जॉब लेटर्स नहीं मिलते थे, अभी क्या करना है हमको, उनको देना है अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी स्लिप देनी है, सिक्योरिटी प्रदान करनी है। फिर देखो अगर बात करते हैं मिनिमम वेजेस की, पहले क्या था, ओनली फॉर शेड्यूल्ड वर्कर्स, जैसे कि जो फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए था, अभी क्या है, अभी सबके लिए है।
मतलब सर्टेन लेवल से नीचे आपको वेज प्रोवाइड नहीं करना है। फिर देखो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात करते हैं, तो पहले क्या था, नो लीगल रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्लॉयर्स टू प्रोवाइड फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप। अभी हमने क्या बोला है, एक टाइम पे तो कम से कम आपको चेकअप करना पड़ेगा वर्कर्स का। फिर टाइमली वेजेस की बात है, अभी बोला गया है कि आपको टाइमली पेमेंट कर देना है वर्कर्स को। विमेन की बात करते हैं, अगर पहले क्या था कि नाइट शिफ्ट में विमेन के लिए रात में काम करना और सर्टेन जगह पर काम करना, सर्टेन इंडस्ट्रीज में काम करना मना था। अभी क्या है, एक कंसेंट की बात यहाँ पर करी गई है कि अगर महिलाएं कंफर्टेबल हैं वो रात में भी काम कर सकती हैं, सर्टेन जगह पर भी काम कर सकती हैं। फिर देखो कंप्लायंस बर्डन की बात करते हैं, पहले क्या था, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन थे, लाइसेंसेज, लॉ, सब। अब क्या है, सिंगल लाइसेंस की बात करी जाती है। अब देखते हैं कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं। अगर लेबर लॉज की बात करते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं, पहला देखो, हम जानते हैं इन चीज़ों से रूल को सिंप्लीफाई किया गया है, अच्छी बात है, इससे आसान हो गया है, फ्लेक्सिबल हो गई चीज़ें, एंड डिक्रीज पेपर वर्क। अल्टीमेटली क्या होगा, इससे दो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। पहला हमने डिस्कस कर रखा है कि प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो हमारा इंक्रीज करेगा। सेकेंड हो जाएगा, जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो भी अट्रैक्ट होंगे। इसको हम जोड़ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं यूएस के टैरिफ फैक्टर से, चाइना फैक्टर से, एंड सेल्फ रिलायंट भारत फैक्टर से। किस प्रकार से, देखो अगर यूएस की बात करते हैं, उसने क्या किया है, उसने टैरिफ लगा दिया है। आप जानते हो हमारे गुड्स के ऊपर यूएस में अगर वो जाते हैं, इंपोर्ट करते हैं यूएस से कोई, उसको पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अल्टीमेटली इससे क्या होता है, हमारे अगर इंडियन गुड्स यूएस के सॉइल पर कॉस्टली बिक रहे हैं, डिमांड तो घटेगी, और डिमांड घटने से क्या होता है, प्रोडक्शन घटेगा। अल्टीमेटली गाज किस पर गिरती है, लेबरर्स के ऊपर, जो कंपनीज क्या करेंगी, ले ऑफ करना स्टार्ट करेंगी। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम, इस माहौल में जो लेबरर्स हैं उनको सिक्योरिटी देना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, उनको रीस्किल करने की आवश्यकता होती है। फिर देखो चाइना फैक्टर कैसे काम करता है, तो हम बार बार कहते हैं कि हमें ध्यान देने की ज़रूरत है अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी पर, प्रोडक्शन क्वालिटी के ऊपर। तो देखो हम डिपेंडेंट हैं चाइना पर इंपोर्ट्स के लिए, यूएस पर एक्सपोर्ट्स के लिए, हमने इसको समझ लिया यूएस को। अगर चाइना की बात करते हैं तो इंपोर्ट पर डिपेंडेंस का क्या मतलब होता है, अगर हम चाहें, अगर हम पैसा खर्च करें, इन्वेस्टमेंट करें, तो अपने कंट्री में सर्टेन चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, नो डाउट। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, हमारे यहाँ पर जो लेबर लॉज हैं, रेगुलेशन है, वो काफ़ी आसान हो, ईजी टू कंप्लाई हो, जैसे कि इन्वेस्टर्स हैं, सर्टेन कंपनीज हैं, वो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहें। लास्टली क्या करना है, हमें सब कुछ के अकॉर्डिंग आत्मनिर्भर बनना है, हमें सेल्फ रिलायंट बनना है। तो ये जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं, पीएलआई स्कीम वगैरह है, कुछ भी है, सबका उद्देश्य एक ही है, हमें खुद के कंट्री में प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है। तो दो एस्पेक्ट्स देखो और इसमें आ जाएंगे, विमेन का एम्पावरमेंट, चेंजिंग डायनेमिक्स पोस्ट कोविड-19। हम यहाँ बात करते हैं माइग्रेंट वर्कर्स की, एक क्लॉज इसमें दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इसमें कहता है वाइडर डेफिनेशन फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, किसकी हम बात कर रहे हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाले कोड की। इसमें बताया गया है जो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स हैं, स्टेट ए से मान लो बी में काम करने जाते हैं, उसके डेफिनेशन में कौन कौन आ जाएंगे। तो पहला है वैसे वर्कर्स जो कि एम्प्लॉयड है डायरेक्टली बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है, या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, या फिर खुद से अपनी मर्जी से वो माइग्रेट कर गए हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट मस्ट डिक्लेयर द नंबर ऑफ ISMW, आपकी कंपनी में कितने माइग्रेंट वर्कर्स काम करते हैं आपको बताना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। बेनिफिट्स के बारे में बात करें, उनको हर साल एनुअल लेवल पर ट्रैवल अलाउंस देना पड़ेगा ताकि अपने घर वो जा सकें। खैर, फिर कहता है पोर्टेबिलिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स अक्रॉस द स्टेट्स। हमने पहले क्या कहा था कि चूंकि स्टेट्स, चूंकि ये जो लेबर लॉ सब्जेक्ट है कंकरेंट लिस्ट आता है, इसलिए कई राज्य ऐसे हैं उन्होंने डिफरेंट टाइप के लॉज बना रखे हैं। तो मान लो कोई सिक्योरिटी बेनिफिट स्टेट ए में एप्लीकेबल है, बी में नहीं है, अब क्या हो जाएगा कि बेनिफिट्स का हम आदान प्रदान कर सकते हैं। मतलब लेबर लॉज तो अब यूनिफॉर्म हो चुके हैं, तो जो बेनिफिट हमें यहाँ मिल रही है वो यहाँ भी मिलेगी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि कोविड के बाद से, मतलब कोविड के बाद से चीज़ें बदल गई हैं, उससे हमारे लॉज के ऊपर, लेबर लॉज के ऊपर क्या असर पड़ा है। सबसे बड़ा फैक्टर आ जाएगा हमारा माइग्रेंट वर्कर्स का। अब देखते हैं कुछ कंसर्न्स के बारे में। तो फर्स्ट कहता है इट मे इंक्रीज द ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ MSMEs। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो चूंकि हम इनफॉर्मल वर्कर्स को सिक्योरिटी बेनिफिट के अंदर ला रहे हैं, इससे जो जैसे कि मिनिमम वेजेस वगैरह है हमें देने को बोला गया है, ओवर टाइम के लिए डबल पे करना है हमें, एंड पेड लीव भी देना है। इन सभी कारण से क्या हो जाएगा, हमें पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी। तो कहता है बट इट मे बी ऑफसेट बाय डिक्रीजिंग कॉस्ट ड्यू टू रिड्यूस्ड कंप्लायंस। हमने और क्या बताया आपको कि जो झगड़ा चलता है, मान लो इंडस्ट्रीज या वर्कर्स है, इनके बीच में ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है, वो बात डिस्प्यूट तक पहुंचे ही ना, बातचीत करके हो,
डिफरेंट तरीक़ों से उसको सॉल्व कर लिया जाए। तो आप जानते हो कोर्ट कचहरी में, ट्राइब्यूनल्स में कितना खर्च लगता है, कितना टाइम बर्बाद होता है। तो कहीं ना कहीं वो कॉस्ट भी घटेगा ना, तो कह सकते हैं ये कॉस्ट जो है इनके इंक्रीज ऑपरेशनल कॉस्ट को कंपनसेट कर सकता है। बट लॉन्ग रन की बात हो रही है, शॉर्ट रन में इनको तो करना पड़ेगा, इनको सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो शॉर्ट रन की बात करें, एमएसएमईज को एक बड़ा कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, बट लॉन्ग रन में इसको ये धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि ड्यू टू सडन इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, इमीडिएट एप्लीकेबिलिटी मे मेक कंप्लायंस डिफिकल्ट। देखो अब तुरंत से क्या करना पड़ेगा हमें, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, एचआर पॉलिसीज़ हैं, रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ हैं, उनमें हमें फट से चेंज करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि एक कह सकते हैं कुछ महीने 2 महीने तक, कुछ साल तक इसमें दिक्कत आ जाए, कह सकते हैं कुछ मंथ्स के लिए, कुछ साल के लिए न्यू लॉज को हम इम्प्लीमेंट करने में कुछ दिक्कत आ सकती है। फिर देखो एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रिक्टर लॉज टू सर्विस सेक्टर, एक अलग सा फैक्टर दिया गया है। पहले क्या था, जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है वहां पर लागू होते थे, अभी हमने क्या किया है, इंक्लूड किया है सर्विस सेक्टर को। किस प्रकार से, बाय इंक्लूडिंग द इनफॉर्मल वर्कर्स। बार बार ध्यान दीजिएगा। तो अर्लियर यूज टू कवर फैक्ट्रीज ओनली, अभी कहता है इंट्रोड्यूसेस मोर स्ट्रक्चर, मोर कंप्लायंस, मे लिमिट द फ्लेक्सिबिलिटी। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं इन द लॉन्ग रन इट स्ट्रेंथेन्स द कल्चर ऑफ प्रिवेंटिव केयर, मतलब वर्कर्स को एक केयर मिले, एक सुरक्षा कवच मिले, उसमें हेल्प करेगा। बट इट ब्रिंग्स मेनी न्यू ऑपरेशनल प्रोसीजर्स एज चैलेंज इन शॉर्ट रन। सो गवर्नमेंट को क्या होना चाहिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। मतलब मान लो कोई साल भर में इसको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर पाया, तो थोड़ा सा उसको नर्म रुख अपनाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, ये पूछा गया था 2015 में। क्या कहता है कि सक्सेस ऑफ मेक इन इंडिया डिपेंड करता है स्किल इंडिया पर, ठीक है, एंड रेडिकल लेबर रिफॉर्म्स। तो आपको एक क्वेश्चन देने का हमारा उद्देश्य इतना सा है, जब भी आप बात करेंगे लेबर के रिफॉर्म्स की, तो हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, उससे स्किल इंडिया को, मतलब स्किल को इन्हांस कर रहे हैं। जो हमारा लेबर रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं, उसको उसकी क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं। एंड अल्टीमेटली इससे क्या हो जाएगा, हमारे भारत में हमने देखा था, डिस्कस किया है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, हम सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। तो बात जब भी लेबर रिफॉर्म्स की आएगी, उसको हम जोड़ेंगे, लिंक करेंगे स्किल वाले रिफॉर्म से, अपने ह्यूमन रिसोर्स के रिफॉर्म से। अल्टीमेटली हम बोलेंगे हम ये क्यों कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है, हमें सेल्फ रिलायंट बनना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।